हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नॉलेज। दोस्तों, आज काफ़ी दिन बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं क्योंकि दोस्तों का कुछ अर्जेंट काम से मैं कुछ बाहर गया हुआ था दोस्तों, तो मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों ब्लैक होल, जिसको हिंदी में कृष्ण विवर कहते हैं। तो दोस्तों, ब्लैक होल आज हम पढ़ेंगे कि ब्लैक होल कैसे बनता है, इसके क्या क्या टर्म्स होते हैं, उन टर्म्स की क्या क्या डिफिनीशन होती है, और डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स होते हैं ब्लैक होल के हमारी स्पेस माइथोलॉजी में दोस्तों, उसको हम स्टडी करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ब्लैक बोर्ड के टॉप पे लिखा हुआ है ब्लैक होल। इसको हिंदी में बोलते हैं कृष्ण विवर। अब दोस्तों इसके बारे में पॉइंट वाइज स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसको आप जरूर पर देखिए। ब्लैक होल क्या है दोस्तों? अंतरिक्ष का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर भीतरी आकर्षण इतना प्रबल है कि कोई पदार्थ, यहाँ तक कि प्रकाश किरणें भी उससे बच नहीं सकती और उसमें समा जाती हैं। मतलब दोस्तों, ब्लैक होल के अंदर जो ये ग्रेविटी होती है, इंटरनल ग्रेविटी, वो इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि अगर उसके बगल से लाइट भी निकल जाए तो वो भी बच नहीं पाएगी, उसी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी। अब अगला पॉइंट आता है दोस्तों कि ये कैसे बनते हैं। अब दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें लिखा है कि अधिकांश ब्लैक होल्स एक बड़े तारे के अवशेषों से बनते हैं जो सुपरनोवा विस्फोट में मर जाते हैं। छोटे तारे कम द्रव्यमान होने के कारण न्यूट्रॉन स्टार बन जाते हैं और बड़े तारे ज़्यादा द्रव्यमान होने के कारण दोस्तों ब्लैक होल बन जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने एक फिगर बनाया हुआ है आपको समझने की आसानी के लिए कि देखिए दोस्तों, जैसे कि ये कोई हमारा सन है या किसी तरह का कोई सूरज स्टार है ये। तो दोस्तों, हम भी जानते हैं कि स्टार के अंदर जो एनर्जी निकलती है वो कहाँ से निकलती है? न्यूक्लियर फ्यूजन से। दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फ्यूज़ होकर हीलियम मॉलिक्यूल बनाते हैं और इस प्रोसेस में बहुत सी ढेर सारी एनर्जी निकलती है। और दोस्तों, तो इसी कारण से स्टार जो है चमकते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। तो दोस्तों, किसी तारे की लाइफ कब तक बनती है? जब तक कि न्यूक्लियर फ्यूजन, अंदर से लगने वाला बल और बाहर से इसके लगने वाली इसी स्टार की ग्रेविटी, दोनों बैलेंस रहते हैं, तब तक दोस्तों स्टार की लाइफ चलती रहती है। लेकिन जैसे दोस्तों इसका फ्यूल है, इसके फ्यूल, किसी स्टार का फ्यूल क्या होता है? हाइड्रोजन और हीलियम। अब ये फ्यूल लगातार बर्न हो रहा है तो एक दिन ख़त्म भी होगा दोस्तों। तो जिस दिन ये फ्यूल ख़त्म होता है उस दिन दोस्तों तारे में एक ज़बरदस्त विस्फोट होता है, इसको बोलते हैं सुपरनोवा। और ये विस्फोट होने के बाद दोस्तों ये तारा क्या बन जाता है दोस्तों? न्यूट्रॉन स्टार। अंदर के ये फोर्स तो खत्म हो गया, लेकिन दोस्तों बाहर की जो ग्रेविटी है वो तो अभी भी एग्जिस्ट कर रही है ना, और वो लगातार इस न्यूट्रॉन स्टार को दबाने की कोशिश करती है। और अगर दोस्तों ये तारा बहुत बड़ा है तो ग्रेविटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है और इस न्यूट्रॉन स्टार को सिकोड़ते 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 क्या बनाती है, देती है दोस्तों? ब्लैक होल। तो किसी तारे को ब्लैक होल बनने के लिए उसका मिनिमम मास जो है वो 3 इंटू सोलर मास होना चाहिए। मतलब जितना भारी हमारा सूरज है, अगर उससे 3 गुना बड़ा कोई तारा होगा भारी, तभी वो ब्लैक होल बनेगा, वरना वो ब्लैक होल नहीं बन सकता। ठीक है दोस्तों, तो हमने आसान भाषा में समझा कि कोई तारा ब्लैक होल कैसे बनता है। अगर उसका मास 3 सोलर मास से ज़्यादा है तो वो ब्लैक होल बनेगा, और अगर उसका मास 3 सोलर मास से कम है दोस्तों तो न्यूट्रॉन स्टार बन के रह जाएगा। तो इस हिसाब से दोस्तों हमारा जो सूरज है, सन है, वो एक लास्ट में जब उसकी लाइफ खत्म होगी आज से लगभग 500 करोड़ साल बाद, तो दोस्तों वो न्यूट्रॉन स्टार बन के ही रह जाएगा, वो कभी ब्लैक होल नहीं बन पाएगा। हाँ, अगर उसका मास 3 गुना ज़्यादा और होता तो वो ब्लैक होल बन जाता। तो दोस्तों, अभी हमने देखा कि पेपर पे जो मैंने पेंटिंग बनाई थी उससे, कि एक स्टार जो है वो मरने के बाद ब्लैक होल कैसे बनता है। आगे दोस्तों एक एक प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी। तो अब अगला पॉइंट है दोस्तों, हमारा सूरज भी सुपरनोवा विस्फोट के बाद धरती के आकार का काला ठंडा न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा। हाँ, अगर सूरज का मास भी इससे 3 गुना ज़्यादा और होता तो दोस्तों वो भी न्यूट्रॉन स्टार के बाद ब्लैक होल बन जाता। अब अगला क्या है कि 1916 में आइंस्टाइन ने अपने सापेक्षता के सिद्धांत, मतलब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के साथ ब्लैक होल के अस्तित्व की भी भविष्यवाणी की थी। मतलब दोस्तों, अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि ब्लैक होल, हु डिस्कवर्ड ब्लैक होल, तो आंसर होगा अल्बर्ट आइंस्टाइन। लेकिन अगर ये पूछे कि ब्लैक होल इस शब्द की खोज किसने की थी, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये पूछा हुआ है किसी एग्जाम में। ब्लैक होल शब्द की खोज की थी जॉन ए व्हीलर ने। मतलब हु डिस्कवर्ड द टर्म ब्लैक होल, द राइट आंसर इज जॉन ए व्हीलर। तो अब अगला पॉइंट है दोस्तों कि हमारे पृथ्वी से जो सबसे पास का सुपर मैसिव ब्लैक होल है वो पृथ्वी से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष दूर है। प्रकाश वर्ष क्या होता है कि प्रकाश के द्वारा एक साल में चली गई दूरी। तो मतलब अगर कोई आदमी प्रकाश की स्पीड से 26,000 साल तक चले तब वो जाके सुपर मैसिव ब्लैक होल के पास पहुंचेगा। तो दोस्तों वो हमारे आकाश गंगा, मतलब मिल्की वे के केंद्र में स्थित है वो सुपर मैसिव ब्लैक होल, और उसका नाम क्या है दोस्तों? सैगिटेरियस ए।
और इसका मास कितना है कि 10 करोड़ सूर्यों के बराबर है। देखिए दोस्तों, ये अभी 2-3 साल पहले नासा ने इसकी इमेज खोजी तो लगभग कुछ इसी जैसे दिखती है, सैजिटेरियस ए की इमेज। और इसका मास कितना है 8.26 इंटू 10⁻36 kg। अब अगला पॉइंट है दोस्तों कि हमारे ब्रह्मांड में लगभग 4 इंटू 10⁻19 ब्लैक होल्स हैं। ये बहुत बड़े होते हैं और इनमें उतना ही मटेरियल भी होता है, मतलब मिलियंस ऑफ स्टार्स के बराबर इसमें मटेरियल होता है। ये अंदर से ठंडे होते हैं लेकिन बाहर से अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं। मतलब दोस्तों ब्लैक होल के अंदर जो होता है वो टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, लेकिन बाहर ये बहुत ही अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं। अब दोस्तों आगे के टाइप्स ऑफ ब्लैक होल्स। तो दोस्तों ये 4 प्रकार के होते हैं मास के हिसाब से: स्टेलर, इंटरमीडिएट, सुपर मैसिव और मिनिएचर। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 टाइप्स ऑफ ब्लैक होल हैं। ज़्यादा डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो आप किसी बुक को भी रेफर कर सकते हैं या यूट्यूब या इंटरनेट के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं इनको अलग अलग। और दोस्तों ब्लैक होल का बारे में एक पॉइंट और है कि यह स्पेस टाइम का एक ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ भौतिकी के नियम भी काम नहीं करते हैं। मतलब यहाँ पे ये ग्रेविटेशनल इतना फोर्स इतना ज़्यादा हो जाता है कि यहाँ फिजिक्स का लॉज काम नहीं करते दोस्तों। अब अगला पॉइंट है दोस्तों कि यदि सूर्य को एक समान द्रव्यमान वाले ब्लैक होल में बदल दिया जाए तो यह पृथ्वी खत्म नहीं होगी, बल्कि वह उसके चारों ओर परिक्रमा करती रहेगी। मतलब दोस्तों कि अगर हमारा जो सूरज है उसको एक सेम मास वाले ब्लैक होल में कन्वर्ट कर दें तो हमारी धरती दोस्तों ख़त्म नहीं होगी, बल्कि वह उसके चारों ओर परिक्रमा करती रहेगी। हाँ, बल्कि हमें रोशनी नहीं मिलेगी। अब अगला पॉइंट दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जैसे जैसे आप ब्लैक होल के समीप जाते हैं समय का प्रवाह धीमा होता जाता है, धीमा हो जाएगा अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण। और दोस्तों इसी को हम बोलते हैं टाइम डायलेशन इफेक्ट। मतलब कि जैसे जैसे आप ब्लैक होल के पास जाते जाएंगे जो समय का प्रवाह होगा दोस्तों वो धीमा होता जाएगा। इसको हम आगे और एक एक्सपेरिमेंट करके समझेंगे तभी अच्छा समझ में आएगा दोस्तों, टाइम डायलेशन। अब दोस्तों हाँ, धीमा हो जाएगा अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। और समय का प्रवाह धीमा क्यों हो जाता है? क्योंकि ब्लैक होल के अंदर जो दोस्तों इंटरनल ग्रेविटी बहुत ही ज़्यादा ऊंची होती है। ब्लैक होल के चारों ओर एक इवेंट होराइजन नाम घटना क्षितिज या इवेंट होराइजन नाम की एक सीमा होती है जिसमें वस्तुएं गिर तो सकती हैं पर वापस नहीं आ सकती। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, जैसा कि आप ये डायग्राम में देख रहे हैं, अगर ये दोस्तों ब्लैक होल है ये पॉइंट, तो दोस्तों ये रहा इवेंट होराइजन, घटना क्षितिज। मतलब दोस्तों अगर कोई पॉइंट इस सर्किल के अंदर आ गया तो वो कभी बाहर नहीं जा पाएगा, और अगर इस सर्किल के बाहर है दोस्तों तो वो बाहर जा सकता है, लेकिन अगर इस सर्किल के अंदर आ गया तो वो ब्लैक होल में गिर जाएगा। इसी पॉइंट को कहते हैं दोस्तों, इसी सर्किल बाउंड्री को इवेंट होराइजन। और जो दोस्तों ये ब्लैक होल से इवेंट होराइजन तक की जो डिस्टेंस होती है सर्किल, उसका रेडियस को क्या बोलते हैं दोस्तों? श्वार्ज़शील्ड रेडियस। तो दोस्तों इसके भी ये श्वार्ज़शील्ड रेडियस डिफाइन करता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट ब्लैक होल बनेगा कौन नहीं। तो इसके बारे में अभी हम आगे देखते हैं। अब अगला पॉइंट है दोस्तों कि ये हमारे ब्रह्मांड में स्पेस टाइम फैब्रिक होता है। द्रव्यमान वाली वस्तुएं जैसे कि ग्रह इस फैब्रिक को प्रभावित करते हैं, इसमें कर्व लाते हैं जिससे कि ग्रेविटी काम करती है। मतलब दोस्तों हमारा जो ब्रह्मांड स्पेस टाइम का फैब्रिक है और इसमें जो मास वाले ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि प्लैनेट हुआ, स्टार्स हुए, ये सब दोस्तों उस फैब्रिक को इफेक्ट करते हैं और उसमें ग्रेविटी होने की वजह से दोस्तों उसमें कर्व लाते हैं जिससे कि ग्रेविटी काम करती है। अब दोस्तों ब्लैक होल का वजन या मास इतना ज़्यादा होता है कि वह इस फैब्रिक में छेद कर देता है और समय अजीब तरह से व्यवहार करता है। इसके लिए दोस्तों देखिए मैंने एक सिंपल सा डायग्राम बनाया है कि देखिए दोस्तों जैसे कि ये हमारा स्पेस टाइम फैब्रिक है नॉर्मल, तो दोस्तों कोई भी अगर इसमें प्लैनेट होगा तो वो इतना ही इसको उसमें कर्व लाएगा क्योंकि प्लैनेट का मास कम होता है। लेकिन दोस्तों इसकी अपेक्षा अगर हम ब्लैक होल इस स्पेस टाइम फैब्रिक में पुटअप करते हैं तो देखिए दोस्तों वो उसमें कितना ज़्यादा कर्व कर दिया है और उसमें अंततः छेद कर देता है। तो इसी छेद की वजह से ही हाई ग्रेविटी की वजह से ही समय जो है दोस्तों अजीब सा व्यवहार करता है। इसको आप सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि ब्लैक होल कितना भारी होता है। नॉर्मल प्लैनेट ने इतना ही कर्व लाया लेकिन ब्लैक होल ने इतना बड़ा कर्व ला दिया। ये दोस्तों ये सिर्फ एक डायग्राम है। कंपेरेटिवली अगर हम इन दोनों को देखेंगे तो ये जैसे 4 किलोमीटर है डिस्टेंस, तो ये दोस्तों कम से कम 50-60 लाख किलोमीटर है। तो इस वजह से ये ऑन पेपर पे छोटा लग रहा है लेकिन ये ब्लैक होल मतलब इसको इतना ज़्यादा मोड़ देता है कि समय भी अजीब टाइम से व्यवहार करता है। ये हमारा स्पेस टाइम फैब्रिक है। तो दोस्तों अगला पॉइंट आता है दोस्तों एक्रेसेंट डिस्क।
यह एक चपटी गोलाकार या अंडाकार संरचना होती है जो तब बनती है जब कोई सामग्री किसी मजबूत गुरुत्वाकर्षण बल जैसे कि तारे या ब्लैक होल की तरफ गिरती है। मतलब दोस्तों जहाँ ये हमारा इवेंट होराइजन है, इसी के चारों तरफ, ब्लैक होल के चारों तरफ दोस्तों एक डिस्क बन जाती है। तो जब भी कोई भारी चीज़ ब्लैक होल की तरफ गिरती है, फटा हुआ तारा या कुछ भी दोस्तों, तो ये उसके अंदर जलने लगती है, ये चमकती भी रहती है। इसीलिए दोस्तों क्या बोलते हैं दोस्तों, एक्रेशन डिस्क। और ये तब बनती है दोस्तों जब कोई भारी चीज़ गुरु और ब्लैक होल की तरफ गिर जाती है। अगला टर्म आता है दोस्तों स्पैगेटिफिकेशन। यह किसी मजबूत गुरुत्वीय छोरतों के कारण होने वाला ज्वरीय प्रभाव है, टाइडल इफेक्ट है। मतलब दोस्तों कि जैसे कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी बहुत ऐसे ऑब्जेक्ट की तरफ गिरे जिसके ग्रेविटी बहुत ज़्यादा हाई हो। जब कोई वस्तु ब्लैक होल्स में गिरती है तो गिरते ही लंबवत संकुचित हो जाती है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों कि जैसे नूडल होता है, नूडल को तार को पकड़ के आप लंबा कर दो, तो जैसे ही मतलब अगर कोई चीज़ ब्लैक होल में गिरेगी तो दोस्तों वो स्पैगेटिफिकेशन बोलते हैं उसको, वो खींच के लंबी हो जाएगी। ब्लैक होल के अंदर वाली जो ग्रेविटी है वो उसको तेज़ी से खींचेगी, लेकिन जितना पोर्शन ब्लैक होल के बाहर है वो धीमे धीमे खींचेगा। इस वजह से वो एकदम जैसे नूडल को खींच के लंबा कर दो, इस टाइप से, मतलब इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि व्हाट इज स्पैगेटिफिकेशन। अब अगला टर्म है दोस्तों श्वार्ज़शील्ड रेडियस। सैद्धांतिक रूप से किसी भी मात्रा का पदार्थ, मैटर, एक ब्लैक होल बन सकता है यदि वह इतनी जगह के भीतर संकुचित हो जाए जिसकी रेडियस इक्विवेलेंट श्वार्ज़शील्ड रेडियस के बराबर हो। मतलब दोस्तों ये जो श्वार्ज़शील्ड रेडियस है ये बताता है कि कोई चीज़ कितनी सिकुड़ जाए कि वो ब्लैक होल बन जाए। ठीक, इसके अनुसार अगर हमारे सूर्य के द्रव्यमान को हम 3 किलोमीटर की त्रिज्या के मैटर में संकुचित कर दें तो वो ब्लैक होल बन जाएगा। मतलब दोस्तों अगर हमारे सूरज की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा हो कि वो सिकुड़ के 3 किलोमीटर का हो जाए, उसकी रेडियस जो है 3 किलोमीटर के अंदर में आ जाए, तो दोस्तों वो एक ब्लैक होल बन जाएगा। लेकिन अब चूंकि सन के पास इतनी ग्रेविटी है नहीं कि 3 किलोमीटर में सिकुड़ सके, इस वजह से वो दोस्तों ब्लैक होल नहीं बन सकता। तो दोस्तों जिसका इस रेडियस का मतलब यही हुआ कि कोई चीज़ तब तक सिकुड़े जब तक कि वो ब्लैक होल ना बन जाए। और इस श्वार्ज़शील्ड रेडियस को निकालने का फॉर्मूला है R = 2 × mg/c²। जी होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू ये है, ये आप 9-10 के साइंस की किताब में रहता है। m होता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट और c होता है लाइट स्पीड 3 लाख किलोमीटर/सेकेंड। तो दोस्तों इसमें अगर हम पुटअप करेंगे तो दोस्तों जो है हमारा इक्विवेलेंट जो श्वार्ज़शील्ड रेडियस होगा किसी ऑब्जेक्ट का वो आ जाएगा। मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट का रेडियस कितना हो कि वो ब्लैक होल बन जाए, तो इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों जैसे इस श्वार्ज़शील्ड रेडियस की डिफिनीशन के हिसाब से लग रहा है कि अगर धरती को हम 3 किलोमीटर के अंदर सिकोड़ दें तो ब्लैक होल बन जाएगा, और धरती को हम दोस्तों लगभग 1 सेंटीमीटर 9 mm मतलब लगभग 10 mm के आसपास, मतलब 1 सेंटीमीटर के अंदर हम धरती के मास को सिकोड़ दें तो वो ब्लैक होल में बन जाएगी। लेकिन अब चूंकि धरती के पास इतनी ग्रेविटी नहीं है कि धरती जितने मास को आप 1 सेंटीमीटर सर्किल के अंदर कवर कर दें, तो इस रेडियस मतलब इस डिफिनीशन आप समझ गए होंगे। अब अगला पॉइंट है दोस्तों वार्म होल्स क्या होते हैं। तो ब्लैक होल के बाद आता है दोस्तों वार्म होल्स। आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने यह साबित कर दिया है कि इस ब्रह्मांड में उपस्थित किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच शॉर्टकट रास्ता संभव है। मतलब दोस्तों थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये है कि रुके हुए आदमी के लिए समय अलग होता है और चलते हुए आदमी के लिए समय अलग होता है। तो दोस्तों ये है, यही इसी को बोलते हैं सापेक्षता का सिद्धांत। मतलब कि अगर कोई रुका हुआ आदमी किसी चीज़ को ऑब्जर्व करेगा तो अलग तरह से देखेगा, और चलता हुआ आदमी किसी चीज़ को ऑब्जर्व करेगा तो अलग तरीके से देखेगा। तो दोस्तों इसी को बोलते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो साबित कर दिया है कि इस ब्रह्मांड में उपस्थित किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच शॉर्टकट रास्ता संभव है जो स्पेस और टाइम दोनों को कम कर देता है। जहाँ तक पहुँचने में हमको लाखों लाइट ईयर्स लगते हैं, प्रकाश वर्ष, वहाँ हम बहुत ही कम समय में पहुँच सकते हैं। मतलब दोस्तों वार्म होल्स वो टनल्स हैं कि अगर किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में जहाँ तक अगर दूरी बहुत ज़्यादा है तो एक तरह का टनल बना देता है किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच, जिससे स्पेस और टाइम दोनों एक साथ कम हो जाते हैं और हम जो चीज़ बहुत दूर है वहाँ पे पलक झपकते ही पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, तो ये दोस्तों एक स्पेस है और ये दूसरा स्पेस का पॉइंट है दोस्तों। अब यहाँ पे हाई ग्रेविटी के कारण दोस्तों ये बहुत ही पतला टनल बन गया है। तो दोस्तों इस पॉइंट से, इस ब्लैक पॉइंट से ग्रीन पॉइंट तक जाने के लिए या तो हम ऐसे ही जा सकते हैं दोस्तों, लेकिन हाई ग्रेविटी के कारण दोस्तों ये बेंड होकर टनल बन गया है और यहाँ पे हम पलक झपकते ही पहुँच सकते हैं। एक
एग्जाम्पल में आप दोस्तों इसको ऐसे समझ सकते हैं, देखिए वार्म होल्स को, कि दोस्तों ये है दोस्तों, ये आप इस पेपर में देख सकते हैं। वार्म होल समझने के लिए हम बहुत आ रहा है, सिंपल एग्जांपल है। ये दोस्तों हमारा स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम या एरिया है। तो दोस्तों ये हमारे कोई भी इस पेपर में 2 पॉइंट है, ए और बी। मान लीजिए इनके बीच की दूरी मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स है। तो या तो इस यहाँ ए से बी तक जाने का 2 तरीका है। या तो दोस्तों हम ए से चलते जाएं लाइट की स्पीड से और हज़ारों लाखों साल में पहुँचे, या तो दोस्तों हम इस पेपर को ध्यान से देखिए, तो या तो हम दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इस पेपर को हम मोड़ना शुरू कर दें दोस्तों, और तब तक मोड़े जब तक ये जो पॉइंट बी है ये पॉइंट ए के ऊपर ना आ जाए। तो दोस्तों ये देख रहे हैं, ए से बी तक जाने का दोस्तों या तो आप इस के थ्रू पूरा ट्रेवल होके जाइए, या तो दोस्तों उस पेपर को मोड़ दीजिए और ए के ऊपर बी हमारा पोज हो जाए। एक तरह से दोस्तों इसका मतलब क्या हो गया कि आप पेपर में छेद कर दें। ये इसका वार्म होल का ये एग्जैक्टली मीनिंग हुआ कि अगर आपको 2 पॉइंट्स के बीच ट्रैवल करना हो तो या तो सीधा ट्रैवल करके जाइए स्पेस में, या दोस्तों आप स्पेस टाइम को बेंड कर दीजिए, और बेंड करते ही ये ए पॉइंट बी पॉइंट के ऊपर आ जाएगा। तो जहाँ आपको जाने में लाखों लाइट ईयर्स लग रहे थे आप तुरंत पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों ये हाइपोथेसिस है, ये अभी तक प्रूव नहीं है, ये ऐसा साइंटिस्ट मानते हैं। अब अगला आ गया दोस्तों, और दोस्तों ये देखिए कि मिनिमम सोलर मास टू फॉर्म ए ब्लैक होल। ये अभी हमने ऊपर देखा था कि किसी चीज़ का मास, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास सोलर मास से 3 गुना ज़्यादा है तभी वो ब्लैक होल बनेगा। और इसको ओपेनहाइमर वॉल्कॉफ ने इसको प्रपोज लिमिट बोलते हैं, इसको ओपेनहाइमर वॉल्कॉफ प्रपोज लिमिट, मतलब किसी चीज़ का मास अगर इस लिमिट से ज़्यादा होगा तो वो ब्लैक होल बन जाएगा। अब अगला दोस्तों आप ये डायग्राम देख रहे हैं, तो दोस्तों ये जो सेंटर में है दोस्तों ये ब्लैक होल है। ये दोस्तों जो इसकी रेड कलर से मैंने सर्किल बनाया है दोस्तों, ये इवेंट होराइजन है या घटना क्षितिज। ये वो पॉइंट है कि जिसके अंदर कोई अगर बॉडी आ गई तो वो बाहर नहीं जा सकती, चाहे वो लाइट की स्पीड से क्यों ना ट्रेवल करे। और ये दोस्तों जो डॉटेड सर्किल है ये दोस्तों प्रोटॉन स्फीयर है। तो फोटोन स्फीयर को क्या बोलते हैं दोस्तों? अ लोकेशन वेयर ग्रेविटी इज सो स्ट्रांग दैट लाइट कैन ट्रेवल इन सर्किल्स। मतलब कि अगर ये फोटोन स्फीयर उसको जगह को बोलते हैं जहाँ पे ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि बहुत ज़्यादा स्पीड से चलने के बावजूद वो सर्किल में ट्रैवल करना शुरू कर देती है। तो दोस्तों ये फोटोन स्फीयर है। जैसे ही हम वापस इसके इस अंदर आएंगे मतलब तो ये ख़त्म हो जाता है क्योंकि यहाँ ग्रेविटी और भी ज़्यादा है। और इवेंट होराइजन की रेडियस आर है जिसको स्वार्जिड रेडियस कहते हैं। फोटोन स्फीयर की नॉर्मली 1.5 टाइम्स आर होती है। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों हम समझते हैं टाइम डायलेशन इफेक्ट को। तो आप इसी डायग्राम में देख सकते हैं, मैं समझा रहा हूँ। तो दोस्तों आप जैसे एक हाइपोथेसिस आप कर सकते हैं कि सपोज करिए कि दोस्तों आप एक ब्लैक होल के पास खड़े हैं और आप एक स्पेसशिप में हैं दोस्तों, और आपके पास 2 घड़ी है। आप दोनों घड़ी में सेम टाइम मिलाइए और एक घड़ी को अपने पास रखिए और दूसरी घड़ी को दोस्तों ब्लैक होल की तरफ फेंक दीजिए। तो आप देखेंगे दोस्तों कि जो घड़ी ब्लैक होल की तरफ जा रही है उसमें टाइम धीरे धीरे धीमा होने लगेगा, और जैसे ही वो इवेंट होराइजन के पास पहुंच जाएगी वैसे उसमें समय रुक सा जाएगा। इसी को बोलते हैं दोस्तों टाइम डायलेशन इफेक्ट। और दूसरा एक्सपेरिमेंट कि अब आप घड़ी के साथ आप भी अंदर गिरिए, तो आप देखेंगे कि लेकिन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि समय धीमा हो रहा है, आपको एकदम नॉर्मल लगेगा। तो दोनों केसेस में दोस्तों आप फ़र्क समझ गए होंगे कि जब आप घड़ी को फेंकेंगे तो समय आप स्पेसशिप में बैठे हैं तो आपको लगेगा कि टाइम धीमा हो गया है, लेकिन अगर आप घड़ी के साथ अंदर जाते जाएंगे ब्लैक होल के अंदर तो आपको एकदम नॉर्मल लगेगा। इसी को बोलते हैं दोस्तों टाइम डायलेशन इफेक्ट। आशा करता हूँ कि आपको लगभग समझ में आया होगा। जो नहीं आया हो दोस्तों कमेंट बॉक्स में डाल के ज़रूर पूछिए, और भी कुछ अगर आपको लगता है कि ये टर्म छूट गया तो आप भी उसको बता सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए हमारा टॉपिक काफ़ी था, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ब्लैक होल। इसी से हम मतलब साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि हमारी हर गैलेक्सी में के सेंटर में एक ब्लैक होल ज़रूर है, और हमारी ब्रह्मांड की उत्पत्ति इसी से हुई है, ब्लैक होल से ही। तो आज का एपिसोड कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।